कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले आइए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। जो दिन हमने आपको पढ़ाया था उस दिन हमने आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय नदियों के बारे में मैंने आपको अंतर में समझा दिया था कि हिमालय नदियां क्यों विशेष हैं प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा और क्या क्या दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इन दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया था। आज हम नदी स्टार्ट करेंगे और हर एक नदी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हर एक नदी को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही मतलब एक रियलिटी में पढ़ेंगे ताकि वो रियल लगेगा, क्योंकि नदी से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज आपने पहले भी नदी पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको नदी गंगा नदी हम पढ़ाने जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से अक्सर प्रश्न बहुत सारे बनते भी हैं। जो आपको नोट्स भेजा गया होगा उसमें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय नदियों की एक तो खाके जैसे हमने बताए थे और पूरी एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन बताई गई होगी कि हिमालय नदियों की विशेषताएं क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, सारी चीजें। फिर आप देखे होंगे कि वहां पर बताया गया होगा कि हिमालय नदियां कौन कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। स्वभाव है उनके प्रवाह के आधार पर कि कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियां। उनको अपने कॉपी पर बेहतर तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। आइए आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग गंगा नदी को लेकर पढ़ेंगे। गंगा नदी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा नदी का हमारे इस भारतीय संस्कृति में गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी के नाम महत्वपूर्ण है और गंगा नदी को लोग पूजते भी हैं। गंगा नदी का संबंध हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी भी नदी है। तो गंगा नदी कहां से आई, कैसे कैसे, कहां कहां पर, किन किन क्षेत्रों में बहती है, कौन कौन से उसकी सहायक नदियां हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर आज हम आप सबके साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पढ़ाने से पहले एक बात ये कह दें कि नदी को आप रटोगे नहीं, बल्कि नदी को अपने माइंड में इमेजिन करोगे कि हाँ ये मूवमेंट ऐसे नदी निकल रही होगी तो यहाँ पर ये मूवमेंट उसको देखने को मिल रहा होगा। बात समझ आ गया? इसी फॉर्मेट पर हमको अपनी पूरी की पूरी नदी को क्या करना है, तैयार करना है। आइए शुरू करते हैं नदी को आज हम लेकर। आज गंगा नदी पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगा नदी का अगर हम उद्गम स्रोत जानना चाहे कि स्रोत कहां से होता है, गंगा नदी निकलती कहां से, तो जो हमारी गंगा नदी है वो गंगा नदी हमारी निकलती है उत्तराखंड वाले क्षेत्रों से, क्योंकि वहीं से उसका मुख्य उद्गम होता है। कहां से होता है? उत्तराखंड से होता है। लेकिन गंगा नदी क्या मुख्य रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है या गंगा नदी के पीछे कोई कहानियां भी हैं, इसके बारे में हम समझें। आइए यहां पर कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा जो आपने पहले नोट्स में देख भी चुके होंगे। ये फिगर हमारा पूरा जो फिगर हमने बनाया है उत्तराखंड का है। दरअसल हम यहाँ पर बना नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर ये पूरा फिगर क्या है, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में हम दो ग्लेशियरों के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। एक का नाम होता है गंगोत्री ग्लेशियर होता है। क्या होता है भैया? गंगोत्री ग्लेशियर होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के बाद एक और ग्लेशियर यहां पर आता है जिसका नाम होता है संतोपंथ ग्लेशियर होता है। या तो संतोपंथ ग्लेशियर कहें या हम कह लेते हैं बद्रीनाथ कह लेते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बद्रीनाथ बोलते हैं। या तो हम कह लें गंगोत्री ग्लेशियर हो गया और बोले या तो संतोपंथ या हम बद्रीनाथ कहते हैं। दरअसल गंगोत्री नदी से या गंगोत्री ग्लेशियर से पहले नदी बोल दिया, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है या जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी को हम भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं निकलती है, यह बात ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। जबकि उसी उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्र से, जहां पर संतोपंथ ग्लेशियर कह लें या हम बद्रीनाथ कह लें
यहां से एक और नदी निकलती है बद्रीनाथ क्षेत्र से, यहां पहले शत्रुपंथ से अलकनंदा नदी। कौन से निकलती है भैया? अलकनंदा, अलकनंदा नदी को हम कहते हैं। ये क्या हो गई हमारी अलकनंदा नदी। दरअसल दोनों के दोनों ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, और दरअसल अलकनंदा नदी का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो ग्लेशियर माना जाता है, लेकिन किसी किसी किताबों में क्या कहा जाता है कि इसका उद्गम बद्रीनाथ से होता है। तो दोनों हमने लिख दिया है, क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, जबकि उसी उत्तराखंड, उसी राज्य के दूसरे क्षेत्र से शत्रुपंथ ग्लेशियर यानी बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। और दोनों नदियां दो क्षेत्र से निकलती हैं, और ये दोनों नदियां एक दूसरे के विपरीत, क्या एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होते हुए, मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए, ये यहां से निकली भागीरथी, ये यहां से बहते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है, और इधर से शत्रुपंथ से अलकनंदा नदी निकल रही है। ये भी नदी अपनी मस्त मौला होकर बह रही है, और बहते बहते ये आगे आती है और यहां पर ये पहुंची, और ठीक इधर से हमारी भागीरथी आती है। तो जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल एक दूसरे से स्पर्श होता है, भागीरथी और अलकनंदा जैसे ही दोनों नदियां एक दूसरे को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, तो एक प्रयाग का निर्माण होता है। वो प्रयाग का नाम जानते हैं? उस प्रयाग का नाम होता है देव प्रयाग होता है। क्या होता है? देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कभी भी हम जब तीर्थ लगा देते हैं तो यात्रा और स्थल यानी पवित्र स्थल की बात होती है। वैसे ही जहां पर अगर प्रयाग शब्द जुड़ जाए यानी शुद्ध जल, यानी शुद्ध नदी, यानी शुद्ध स्थल, ठीक है। प्रयाग मतलब जहां नदी, दो शुद्ध नदियां, दो पवित्र नदियों का क्या हो? संगम, मिलन हो, उसे प्रयाग कहते हैं। तो जैसे ही भागीरथी, और ध्यान समझना, एक बार में तैयार हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा। भागीरथी और कौन सी? अलकनंदा उत्तराखंड के दोनों उत्तराखंड के ग्लेशियरी क्षेत्र से निकलती हैं। दोनों एक दूसरे के क्या, इमेजिन करो, दोनों एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए और क्या करती हैं? आकर कहां में जाती हैं? देव प्रयाग में। जैसे ही एक दूसरे जिस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? देव प्रयाग बोलते हैं। और जैसे ही यह दोनों नदियां देव प्रयाग में एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, इन दोनों का नाम बदल जाता है, और इन दोनों का नाम यहां पर क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है भाई? गंगा नदी पड़ जाता है। यानी अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी किन दो नदियों की सम्मिलित रूप है, तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा की क्या है? सम्मिलित रूप है। ये भारतीय संस्कृति के अनुसार भागीरथी और अलकनंदा के संगम रूप को ही, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम रूप को ही हम देवप्रयाग में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहां पर देवप्रयाग में एक प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी को किस स्थान पर गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग में जाना जाता है। समझ में आ गया? लेकिन इसके गंगा नदी पूरे गंगा के तंत्र को देखा जाए तो यह 5 प्रयाग का निर्माण करती है। कितने प्रयागों का? 5 प्रयागों का निर्माण करती है, जिसमें से मैंने एक प्रयाग आपको यहां पर दिखा दिया। ऊपर आते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो यहां पर एक बना हुआ है, इसे हम केदारनाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? केदारनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? केदारनाथ बोलते हैं। केदारनाथ से बहुत ध्यान से समझिएगा, केदारनाथ से जो नदी निकलती है, क्या बोलते हैं भैया? केदारनाथ से जो नदी निकलती है, इस नदी के अगर हम बारे में जाने तो इस नदी को हम मंदाकिनी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। क्या बोलते हैं भैया? मंदाकिनी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा में अन्य 4 नदियां आकर मिलती हैं। अलकनंदा नदी में अन्य 4 नदियां आकर मिलती हैं, और उन चारों नदियों के मिलने से और 4 प्रयागों का क्या निर्माण होता है, जिसमें देवप्रयाग हो चुका है।
केदारनाथ से पूछा जाता है कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो केदारनाथ हो गया। अब यहां से कौन सी नदी निकली, मंदाकिनी नदी निकली। और मंदाकिनी नदी आकर कहां पर मिलती है, कहां पर मिलती है, अलकनंदा में मिलती है। कहां पर मिलती है भैया, अलकनंदा में मिलती है। तो जब क्या होता है, जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो किसका निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का। तो प्रश्न पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ऐसे पूछेगा या मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलते हैं, तो रुद्रप्रयाग पर मिलते हैं। बात एकदम समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत किसी प्रकार का तो नहीं ना है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। इसके बाद हम रुद्रप्रयाग के बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक और नदी आकर अलकनंदा में मिलती है और उस नदी का नाम होता है पिंडर नदी। क्या होता है, पिंडर, पिंडर नदी होती है। क्या होती है भैया, पिंडर नदी होती है। और जब पिंडर नदी जब मूव करते हुए आती है और जब आकर कहां मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है भैया, अलकनंदा में मिल जाती है। तो जब वो अलकनंदा में मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण करती है, वह कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया, कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कर्ण प्रयाग का। तो अगर पूछा जाए कि अलकनंदा और पिंडर नदी मिलकर किस प्रयाग का निर्माण करती है, तो कर्ण प्रयाग का। देखिए पूछा गया, अच्छे लोग नहीं बता पाते, इसलिए ध्यान से समझना। अलकनंदा और पिंडर नदी जब मिलते हैं तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, कर्ण प्रयाग का। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का। भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, देवप्रयाग का निर्माण होता है। समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको ऐसे करो। ठीक, जब पिंडर नदी हो, पिंडर नदी की जब हम ऊपर चलते हैं तो एक और नदी निकलती है और उसका नाम होता है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी, क्या होता है भैया, नंदाकिनी नदी होती है। कौन सी होती है भैया, नंदाकिनी नदी होती है। और नंदाकिनी नदी जब हमारे अलकनंदा में जाकर मिलती है तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, बोलो, नंद प्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, नंद प्रयाग का। नंद प्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नंद प्रयाग का। नंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा में तो किसका निर्माण होता है, नंद प्रयाग का निर्माण होता है। समझ में आ गया। और ऊपर एक लास्ट नदी बची, ऊपर जो नदी आकर मिलती है उसे बोलते हैं धौली गंगा। क्या बोलते हैं, धौली गंगा। अब जब धौली गंगा आकर अलकनंदा में मिलती है तब हमारा निर्माण होता है विष्णु प्रयाग का। किसका होता है भैया, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग का। तो कौन कौन से होगा भैया, देवप्रयाग एक, रुद्रप्रयाग दो, कर्णप्रयाग तीन, नंदप्रयाग चार और विष्णु प्रयाग पांच। इन पंच प्रयागों का क्या होता है, हमारी गंगा नदी क्या करती है, निर्माण करती है। पंच प्रयागों को क्या करती है, पंच प्रयागों का क्या करती है, निर्माण करती है। कौन सी, हमारी गंगा नदी। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन होता है कि भागीरथी या दे देगा, देवप्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है। कर्णप्रयाग की बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग मंदाकिनी और पिंडर नदी मिलते हैं तब होता है। नंदप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा से, तो कर्णप्रयाग का निर्माण। धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है कि पहले अगर ऊपर से पूछे, देखो अगर ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूछे तो विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, और जब दक्षिण से उत्तर पूछे तो देव रुद्र कर्ण नंद विष्णु हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखे रहना कि कहां पर कौन सी नदी मिलती है तो किस किस प्रयागों का क्या होता है, निर्माण होता है।
समझ में आ रहा ना? बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं इस बार नदी पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें इसमें नई नई चीजों के बारे में जानेंगे, कैसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, कैसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब आते हैं देवप्रयाग के बाद। जब देवप्रयाग से जब नदी का आगे बढ़ती है या आगे बढ़ती है नदी से, तो आगे जैसे ही बढ़ती है तो इसको एक स्थान होता है। क्या होता है? इसको एक स्थान प्राप्त होता है और उस स्थान का नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग जाने की इच्छा करते हैं और उसका नाम होता है हरिद्वार होता है। क्या होता है? हरिद्वार होता है। कई सारे यहां पर प्रश्न बनते हैं हरिद्वार के पास। पहला कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ भी लोग मार देते हैं गंगा नदी, नहीं, तो केदारनाथ मंदाकिनी और अलकनंदा बद्रीनाथ के किनारे स्थित है। तो हरिद्वार पर जब यह नदी आती है, हरिद्वार में जब आती है तो हरिद्वार के बाद यह नदी आगे बढ़ी, तो हरिद्वार में यह क्या करती है? यह पर्वतीय क्षेत्र को, किसको? पर्वतीय क्षेत्र को क्या कर देती है पता है? ये त्याग देती है, मतलब छोड़ देती है। और किस क्षेत्र में फिर प्रवेश करती है? तो मैदानी क्षेत्र में। कहां प्रवेश करती है भैया? मैदानी क्षेत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या कर देती है भैया? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर देती है। क्या समझिएगा कि गंगा नदी हरिद्वार के बाद या हरिद्वार के बाद पर्वतीय क्षेत्र को, मतलब हरिद्वार से पहले मतलब पर्वतों के बीच बह रही थी, लेकिन हरिद्वार के बाद यह पर्वतीय क्षेत्र को त्याग कर कहां प्रवेश कर जाती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, मैदानी क्षेत्र में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। यहां तक का पूरा क्लियर? वेरी गुड। आगे आ जाओ आप लोग। अब इसके आगे का जो कहानी है वो हम आपको मैप पर समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको हम यहाँ पर। आइए, उत्तराखंड में हमने आपको बताया, यहाँ पर हमने बताया भागीरथी हो गया, ये हो गया अलकनंदा हो गया, ये देवप्रयाग में मिले, फिर आगे। अब क्या होता है यहीं पर, कहां पर? उत्तर प्रदेश में एक जिला है, सब लोग जानते होंगे, और उस जिला का नाम हम जान बता दें तो उस जिला का नाम होता है बिजनौर। बहुत साफ तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। बिजनौर क्या होता है? बिजनौर। अब यह हरिद्वार के बाद आगे मूव करती है, तो जैसे ही हरिद्वार से आगे बढ़ती है, यह बिजनौर जिले के द्वारा ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो एक प्रश्न बनता है कि गंगा नदी किस जिले के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले के द्वारा। यहां लिख देंगे प्रवेश, किसके द्वारा प्रवेश करती है भैया? तो बिजनौर जिले के द्वारा क्या करती है? प्रवेश करती है। अब यह जब बिजनौर आ जाती है तो बिजनौर के बाद मुख्य हम लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, मुख्य जैसा लेंगे। बिजनौर आ गई, बिजनौर के बाद आता है कनौज, उसके बाद फर्रुखाबाद आता है, फर्रुखाबाद के बाद कानपुर आता है, कानपुर के बाद कौन सा? मिर्जापुर आता है, वाराणसी आता है, वाराणसी के बाद कौन सा आता है? बलिया आता है। कौन सा आता है? बलिया। सुन लो, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया। अभी पूछा गया था हाल ही एग्जाम में, यहीं पर हमारा कौन सा आता है? मैं बी लिख दे रहा हूं, याद रखना। यहां पर आता है बलिया। कौन सा था भैया? बी लिख दिया, आता है बलिया। अब यह बलिया जब आती है तो बलिया के बाद यह बलिया से पूछा जाता है कि गंगा नदी किस जिले के द्वारा उत्तर प्रदेश को त्याग कर बिहार में प्रवेश करती है? तो बलिया जिला को यह त्याग कर बिहार में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो यह बलिया के बाद कहां जाती है? बिहार। बिहार में जहां छपरा, पटना, भागलपुर होते हुए आगे बढ़ती है और ये कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल चली जाती है। जब ये पश्चिम बंगाल जाती है तो पश्चिम बंगाल में इसका एक स्थान होता है। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में एक जगह है, ध्यान समझना। पश्चिम बंगाल में क्या है? एक जगह है, उस जगह का नाम जानते हैं क्या होता है? फरक्का होता है। क्या होता है भैया? फरक्का होता है। क्या होता है? फरक्का। देखिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? अरे वाह, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, क्या होता है? फरक्का। ध्यान से देखो, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है,
बिजनौर के द्वारा, बिजनौर जिले के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर उत्तर प्रदेश के 25 जिलों से क्या करती है, बहती है। और जिसमें से मेन देखा जाए तो बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, उसके बाद हो गया कानपुर के बाद फिर आगे मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी के सारे क्षेत्रों से होते हुए बलिया आती है। और बलिया के बाद कहां प्रवेश करती है, बिहार। और बिहार के अन्य पटना क्षेत्रों से होते हुए कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जहां पर जाती है वह स्थान पर कौन सा, फरक्का। जब ये फरक्का में आती है तो फरक्का में गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसे वितरिका बोलते हैं। वितरिका क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। तो यहाँ वितरिका का मतलब होता है कि ऐसी नदी जो मुख्य नदी से अलग हो, मुख्य नदी से निकली हो और दोबारा उसमें आकर न मिलती हो। तो यहाँ पर गंगा नदी दो वितरिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो इसकी जो एक वितरिका है, मतलब इसका एक भाग जो है जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है, जो क्या होता है, एक भाग जो पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर होते हुए बहता है, जो पश्चिम बंगाल में, उस नदी को हम क्या बोलते हैं, उस नदी को हम हुगली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हुगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुगली नदी बोला जाता है। एक शाखा गंगा की जो पश्चिम बंगाल और झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर होते पश्चिम बंगाल में जो प्रवाहित होती है उसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी शाखा है जो पश्चिम बंगाल में कुछ दूरी तय करती है, तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में दूसरी शाखा को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, यहां पर इसको दोबारा भागीरथी बोला जाता है। कहां पर, पश्चिम बंगाल पर भागीरथी। क्या बोला जाता है भैया, भागीरथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को फिर से किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी भागीरथी के नाम से, ध्यान समझिएगा, यह नदी भागीरथी के नाम से ही कहां प्रवेश करती है, यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम दोबारा बदल जाता है और फिर इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में गया, यानी एक बार तो भागीरथी हमने उत्तराखंड में कहा और दोबारा हमने भागीरथी कहां कहा, पश्चिम बंगाल में कहा। उसी की एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसे हुगली नदी कहते हैं। और हुगली याद रखिएगा, हुगली नदी को विश्व की विश्वासघात नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्व की विश्वास घात नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विश्वासघात नदी बोला जाता है। किसको, हुगली नदी। और वही बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया, किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं, यहां तो एकदम बढ़िया क्लियर वैल्यू। इसके बाद राज्य जानने कौन कौन से राज्य होते हैं, तो इस 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, ध्यान देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखो फिर से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्या होता है, झारखंड। लेकिन इसमें इस पूरी नदी की अगर हम लंबाई की बात करें, इसकी पूरी जो लंबाई अगर हम देखें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये होता है 25 किलोमीटर इसकी क्या होती है, संपूर्ण लंबाई। और उसका सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए, इस पूरे गंगा नदी का सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा हमें देखने को कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। और अगर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती तो उत्तर प्रदेश आज फसलों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर या उच्च स्थान पर नहीं होता। गंगा नदी के अगल बगल क्षेत्रों में फसल उगाए जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी किस मिट्टी का निर्माण करती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। और गंगा नदी की वजह से ही कई सारे किसानों की रोजी रोटी चलती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सिंचाई के मामले में। सिंचाई अच्छी होगी तो फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, फसलों का उत्पादन अच्छा होगा तो किसानों की दिनचर्या भी या जीविकोपार्जन अच्छा चलेगा। इसके अलावा अन्य भी चीजें होती हैं। गंगा नदी के द्वारा विद्युत उत्पादन करते हैं, पेयजल की सुविधा भी होती है।
लेकिन इन्हीं रीजनों की वजह से उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। पूछा जाए कि गंगा नदी या उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो हम गंगा नदी को कहते हैं। लेकिन क्या आज आपने देखा होगा कि गंगा बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान नदियों के लिए वास्तव में वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिससे दिन प्रतिदिन हमारी नदियां प्रदूषित होती चली जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ा देखा जाए तो हमारे गंगा नदी का एग्जाम्पल है। गंगा नदी दिन प्रतिदिन एक ऐसा समय था जब लोगों, आज हम क्या करते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, आरओ लगवा लेते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज से बहुत समय पहले लोग कुआं से पानी खींचकर पीते थे, नदियों का पानी पीते थे, लोग नदियों में नहाते थे। आज इन्हीं नदियों में लोग नहाना नहीं पसंद करते हैं, लोग उस नदी का पानी पीना तक नहीं पसंद करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि नदियों का दिन प्रतिदिन प्रदूषित होना, और इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभाता है तो मनुष्य निभाता है। तो अगर प्रश्न एक पूछा जाए कि हमारी गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहां पर, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, तो हमारी सबसे अधिक प्रदूषित जो होती है वो कानपुर और वाराणसी के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कहां पर, मैं के लिख देता हूं, समझिएगा, कानपुर और वाराणसी के बीच हमारी गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। अब रीजन क्या है कि यार इधर ज्यादा नहीं प्रदूषित है और इधर ज्यादा नहीं प्रदूषित है। कानपुर पूरे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर सभी चीज उपलब्ध है। वहां पर हमारा कानपुर व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कई सारे वहां पर फैक्ट्रियां भी, वाराणसी भी हमारा कुछ वैसे ही एक बहुत बड़ा शहर है। तो इन क्षेत्रों से जो भी गंदगियां होती हैं या फैक्ट्रियों के द्वारा जो विषैले तरल पदार्थ होते हैं वो सभी के सभी कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसी नदी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जिससे नदी क्या होती है, प्रदूषित होती है। अब जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली, जैसे अन्य भी कई सारे जीव हैं जो नदियों में रहते हैं, मतलब जो जलीय जीव हैं, वो भी क्या होते हैं, इन गंदगियों की वजह से प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ता है कि हम जलीय जीवों को भी क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। जब नदी प्रदूषित होती है तो हमारा एनवायरमेंट भी क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि एनवायरमेंट ही एक ऐसा है, पूरे 8 ग्रहों में पृथ्वी पर अगर जीवन संभव है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है एनवायरमेंट, पर्यावरण का। इसीलिए पर्यावरण, हम हर चीज अगर पृथ्वी पर ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका सीधे सीधे असर पड़ता है पर्यावरण पर। अगर पर्यावरण प्रभावित होता है तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है मनुष्य पर। तो जिससे हमारा पर्यावरण भी क्या होता है, प्रदूषित होता है, जिसे जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। तो कानपुर और वाराणसी के बीच में हमारी गंगा नदी सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषित है। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके की चीजों को समझने की कोशिश करिएगा और पढ़िएगा, और अपने आसपास जो भी नदी तालाब हो उसे स्वच्छ रखा करिए, गंदगी न किया करिए। आइए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं, अब हम जानेंगे सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि कोई भी लंबी नदी अगर होती है, याद रखिएगा कि गंगा नदी जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। किसका? जलोढ़ मृदा का। अब हम पढ़ेंगे मुख्य नदी में कई सारी छोटी छोटी नदियां भी अपना जल लेकर क्या करती है, गिराती है। एक बात बता दें, क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं। जब नदी इस तरीके की बहती हो, इधर बहती हो, तो उसका बाएं ये होगा, क्या होगा, बाएं ये होगा। आजकल बायां दायां ज्यादा पूछता है। और ये क्या होगा, ये हमारा दाएं होगा। तो हमारी गंगा नदी इस मूवमेंट पर मूव कर रही है, ऐसे बह रही है, तो ये वाला पोर्शन हमारा बाएं होगा और ये वाला हमारा पोर्शन क्या होगा, दाएं होगा। समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन दाएं होगा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, बाएं होगा। समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। बहुत ध्यान से, बाईं ओर से सबसे पहले अगर नदी देखी जाए तो हमारी सबसे प्रथम नदी आकर उत्तराखंड के मध्य हिमालय से निकलती है और वह नदी आकर यहाँ पर गंगा में मिल जाती है, कन्नौज वाले इलाके में मिलती है। तो ये जो नदी आकर मिली, इस नदी का नाम होता है रामगंगा। क्या होता है भैया, रामगंगा नदी। ये होती है राम गंगा होती है।
कौन सी होती है? रामगंगा नदी। ठीक है, पहली बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा के बाद जो अगली नदी निकलती है आपको पता होगा, पिलविट, जहां पर फुलर झील है। फुलर झील जानते होंगे। उसी फुलर झील से हमारी एक नदी निकलती है और वह नदी लखनऊ के इलाके से होते हुए गाजीपुर होते हुए जौनपुर इलाके पे आकर क्या करती है? गंगा से आकर मिल जाती है। और इस नदी का जो नाम होता है, इस नदी का नाम होता है गोमती नदी। क्या होता है? गोमती नदी। कौन सी होती है भैया? गोमती नदी। और इसी गोमती नदी के किनारे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्या है? स्थित है। क्या है? लखनऊ स्थित है। तो बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी हमारी रामगंगा कहलाती है और दूसरी नदी कौन सी होती है? गोमती नदी होती है। कौन सी होती है भाई? गोमती नदी होती है। उसके बाद फिर इसी नेपाल वाले क्षेत्र से हिमालय क्षेत्र है, जल देखो ये पूरा हिमालय क्षेत्र है नेपाल में। तो जो भी ग्लेशियर पिघलते हैं, जो जल पिघलता है, बर्फ पिघलता है, तो सभी का सभी जल कहां उड़ेल कर लेता है, क्योंकि कुछ इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके का, कैसा है? इस तरीके का है। तो जल जब पिघलेगा तो सीधे सीधे इसी क्षेत्र में आएगा। तो फिर नेपाल वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है और यह नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है और आकर इस वाले बिहार में आकर छपरा वाले क्षेत्र में आकर क्या करती है? मिल जाती है। और इस नदी का जो नाम होता है, इस नदी को हम घाघरा नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घाघरा नदी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एक नदी आती है इन वाले क्षेत्रों से और ये भी ऐसे बहती है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हुए थोड़ा सा आती है और ये भी आकर बिहार में मिल जाती है। तो अब बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। तो फिर कौन सा होता है? इसको हम गंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गंडक बोलते हैं। गंडक के बाद माउंट एवरेस्ट हमने पढ़ाया होगा, उसी के समीप से एक नदी निकलती है और वह नदी ऐसे निकलती है और आकर गंगा से आकर नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर के समीप आकर बिहार में क्या करती है? मिल जाती है। और इस नदी का अगर नाम जानोगे, इस नदी का नाम होता है कोसी नदी। क्या होता है भैया? कोसी नदी होता है। क्या होता है? कोसी नदी होता है। ठीक है। उसके बाद सिक्किम वाले क्षेत्र से अगर देखा जाए, दार्जिलिंग जानते होंगे, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में यही पर स्थित है हमारा दार्जिलिंग। कहां पर है? यही पर स्थित है। तो उसी दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से ये नदी पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से होते हुए ये आकर मिल जाती है और इस नदी का नाम जानते हैं क्या होता है? इस नदी का नाम होता है महानंदा नदी। क्या होता है? महानंदा। महानंदा होता है। क्या होता है भैया? महानंदा होता है। तो कौन कौन सी नदियां बाईं ओर से आकर मिली? तो बाईं ओर से देखो, ये हमारा पूरी की पूरी, ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी स्लॉट हमने ऐसे आपको यहां तक बताया ये किस प्रकार की नदियां हैं। ध्यान से देख लो हर चीज को। ये बाईं ओर से आकर मिलती है। क्या मिलती है? बाईं ओर से। बाईं ओर से ये मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। कौन कौन सी हो गई भैया? रामगंगा हो गई। रामगंगा के बाद कौन सी होती है? गोमती हो गई। गोमती के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं। लेकिन इन बाईं नदियों में अगर पूछा जाए कि बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, प्रश्न पूछा जाता है कि बाईं ओर से आकर मिलने, ध्यान समझना, बाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सबसे पहली नदी कौन सी है? तो सबसे पहली सहायक होती है, पहली सहायक, एकदम देख लो, एकदम याद हो जाएगा दिमाग में, पहली सहायक नदी है। अब बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो हमारी कौन सी होती है? अंतिम हो गई, महानंदा हो गई, अंतिम सहायक हो गई। इसके बाद और कोई सहायक मिलती नहीं है। कौन सी हो गई? अंतिम सहायक नदी हो गई। ये क्लियर हो? इन्हीं नदियों में गोमती नदी की देखो तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाका है क्या? नहीं, मैदानी क्षेत्र है। तो गोमती नदी 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 नदियों में एक गोमती नदी को ले लिया जाए तो इस गोमती नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। लेकिन गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। प्रश्न बन सकता है कि गंगा की बाईं ओर से आकर मिलने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है? तो वो हमारी गोमती नदी हो जाएगी।
गंगा की सबसे लंबी नदी हम यमुना कहते हैं, लेकिन अगर पूछ ले कि गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी सबसे लंबी। किस ओर से? बाईं ओर से आकर मिलने वाली, याद रखना किस ओर से? बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घाघरा है। ये क्या होती है? सबसे लंबी नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? सबसे लंबी नदी कहलाएगी, बाईं ओर से आकर मिलने वाली। कोसी नदी की बात करते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? कोसी को, कोसी को हम बोलते हैं बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। शोक का मतलब क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो माउंट एवरेस्ट वाले क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर पिघलता है, मतलब बर्फ पिघलते, ग्लेशियर को ग्रहण करते हैं और सारा का सारा जब ये कोसी नदी उड़े कर कहां जाती है? बिहार में ले आ देती है। तो जिससे बिहार में ले आती है, तो अगर उसका दायरा इतना है और जल ज्यादा बढ़ेगा तो दायरे को तोड़ेगी, और तोड़कर तो क्या होता है? यह जान माल की हानि कराती है। और ऐसी नदियां जिस तरह का कार्य करती हैं वो शोक का काम करती हैं, तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो देखो, हम नदी के प्रवाह को ऐसे लिए हैं तो बाईं ओर बोले हैं, लेकिन ये हमारा क्या है? उत्तर है, और ये हमारा क्या है? पूर्व है। ये उत्तर है, ये पूर्व है। लेकिन ध्यान से समझना, हमने नदी के यहां पर बनाया है, हमने नदी के इस मुंह को बोला तो ये बाएं ये दाएं कह रहा है, कह रहा है ना। लेकिन अगर ऐसे नदी जा रहा है तो उत्तर ये होगा, ये तो छुड़ गया, तो इसका हमारा ये क्या होगा? ये पश्चिम हो जाएगा और ये हमारा पूर्व हो जाएगा। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंगा में, ध्यान समझो क्या पूछते हैं? गंगा में बाईं ओर से आने वाली नदियों का या तो पूरब से पश्चिम में क्रम बताओ या पश्चिम से पूर्व में क्रम बताओ। यह प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो ऐसे हुआ, हम इस आधार पर, बहाव के आधार पर देखें तो बाएं दाएं हुआ, लेकिन एग्जैक्ट देखो तो ये इसका पश्चिमी छोर है, इसका पूर्वी छोर है। तो बोले कि गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली, क्या से? बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों का या तो पूर्व से पश्चिम में क्रम लगाओ या पश्चिम से पूर्व में क्रम लगाओ। तो जिस तरह से अगर पश्चिम बोलेगा तो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा होगा, और पूर्व से बोलेगा तो महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा होगा। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सही करिए। समझ आ गया? चलो, अब ये बाईं ओर से हो गई। अब हम पढ़ेंगे दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों को। दाईं ओर में देखा जाए तो उत्तराखंड में बता रहे, सिंपल तरीके से मैं यमुना को अलग से पढ़ाऊंगा, सिंपल सी भाषा में। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और निकलकर यह नदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मथुरा, आगरा से होते हुए आगे बढ़ती है और कहां पर? प्रयागराज में आकर क्या करती है? हमारी मिल जाती है। क्या करती है? और आगे होगा, यहाँ पर प्रयागराज में आकर क्या करती है? मिल जाती है, यानी इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है। अब इसके बाद इतना ही समझना। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। समझ में आ गया? उसके बाद इन क्षेत्रों में चलोगे तो यहाँ पर एक हमें पर्वत देखने को मिलता है, चोटी होती है, जिसका नाम होता है अमरकंटक। क्या होता है? अमरकंटक होता है। क्या होता है? अमरकंटक होता है। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इसी अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम सोन नदी होता है, जो सोनभद्र जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाकर गंगा से मिल जाती है। और इस नदी को हम क्या बोलते हैं? सोन नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सोन नदी बोलते हैं। क्या होता है? सोन नदी। ये हो गया हमारा सोन नदी। क्या हो गया? सोन नदी हो गया। एक प्रश्न बनता है कि गंगा के दाईं ओर से आकर कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं? यमुना और सोन नदी मिलती है। सोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण पाए जाते हैं, इस नदी में छोटे छोटे स्वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए इसको सोन नदी कहते हैं। और यमुना की क्या विशेषता है? यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है या सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसको पूरा अच्छे से और हम समझाएंगे, यमुना नदी को अलग से पढ़ाएंगे, उसको समझ आएगा। तो इसके अलावा कर्मनाशा हो गया। कर्मनाशा भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है, जो दाईं ओर से आकर मिलती है। आपकी किताब में लिखे होंगे, जो नोट्स दिया गया होगा वो। समझ में आ गया? याद रखना, हमने सिर्फ गंगा को बांग्लादेश में हमने रोक दिया है। जब हम ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे तो इन दोनों के चीजों को जोड़कर पढ़ाएंगे। कैसे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, क्या क्या सुंदरबन डेल्टा का विशेष
क्या क्या विशेष चीजें होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा रहा गंगा नदी के बारे में। क्लियर? उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। बाकी अगली मुलाकात ब्रह्मपुत्र नदी के साथ होगी। तो तक के लिए जय हिंद।